नीलो की सास बड़ी दुष्ट होती है। नीलो के यहाँ एक अंडा जमा हो गया था। नीलो की सास बहुत खुश थी कि उसके यहाँ एक पोता होने वाला है। नीलो, कान खोलकर सुन लो, मुझे पहली औलाद बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना। नीलो, माँ ठीक कह रही है। देखो ना, अगर बेटी हुई तो वो हमारे किस काम की। उसे तो भोजन लाकर देना पड़ेगा और ऊपर से उसकी शादी पर ढेर सारा खर्चा भी करना पड़ेगा। और अगर बेटा हुआ तो वो हमें भोजन लाकर दिया करेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा और हमारी नस्ल भी तो उससे ही चलेगी। लेकिन पति जी, ये मेरे बस में नहीं है कि मैं बेटे ही को जन्म दूं। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि मेरे यहाँ बेटी हो या बेटा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, बेटी माता पिता के बुढ़ापे में बेटे से ज्यादा उनकी सेवा करती है। अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हारे मनहूस मुंह से बेटी का नाम नहीं सुनना चाहती। मुझे तो बस पोता चाहिए। नीलो की सास बेटा होने की आस लगाए बैठी थी, इसलिए वो नीलो की बहुत सेवा करती थी। अंडे से बच्चा निकालने में थोड़े ही दिन रह गए थे। दूसरी तरफ गौरी के यहाँ भी अंडे से औलाद होने वाली थी। गौरी, तुम देख लेना, बेटा ही पैदा होगा। मैं ये शर्त जीत कर ही रहूंगा। कालू, अगर तुम ये शर्त जीत भी गए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं भी बेटा चाहती हूँ। वैसे कालू, अगर बेटी हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? लो, करना क्या है? ये कौन सा मुश्किल काम है? अगर ऐसा हुआ तो हम बेटी को कहीं छोड़ आएंगे। कालू, अगर मेरी बेटी को चीलों ने खा लिया तो मैं ये सदमा नहीं झेल पाऊंगी। गौरी, तुम चिंतित ना हो। चील कौवों का शिकार नहीं करते, क्योंकि हमारा मांस इतना स्वादिष्ट नहीं होता। फिर कुछ ही दिन बाद गौरी के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, जिसे देखकर कालू और गौरी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। कालू और गौरी बेटे की खुशी में आसपास के पंछियों को खाने पर दावत देती हैं। दावत पर नीलो की सास भी आती है। गौरी, मुझे भी बताओ, तुम्हारे यहाँ बेटा कैसे पैदा हुआ? क्या तुमने को मनता मांगी थी? असल में मैं भी चाहती हूँ कि नीलो के यहाँ बेटा ही पैदा हो। मैं भी तुम्हारी तरह बेटी को नहीं देखना चाहती। खाला, ये तो नसीब की बात है। अच्छे काम होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम होंगे तो बुरा नसीब होगा। जहाँ तक नीलो की बात है तो उसके काम अच्छे नहीं हैं। वो बहुत घमंडी है। ऐसे पंछियों के यहाँ तो बेटियां ही जन्म लेती हैं। बाकी आप खुद देख लेना। नीलो की सास चिंतित होकर वहां से चली जाती हैं और वो भोजन भी नहीं करती। कुछ दिन बाद नीलो के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है। अब ऊपर वाले की मर्जी ऊपर वाला ही जाने। नीलो तो पहले ही सास के तानों से तंग पड़ गई थी कि ऊपर से बेटी पैदा हो गई। अरे कलमुई, निकल जा मेरे घर से और इस मनहूस मारी को भी ले जा। कालू के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। गौरी ठीक ही कहती थी, तुम्हारे करतूत अच्छे नहीं। मेरा घर तो बेटी के जन्म से नर्क बन जाएगा। अभी के अभी निकल जा यहाँ से। नीलो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ पर रहने लगती है। काफी समय गुजर जाता है। अब नीलो की बेटी बड़ी हो जाती है, जबकि नीलो की सास बुढ़ापे को पहुंच गई होती है और नीलो के पति की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई होती है। दूसरी तरफ कालू का बेटा भी जवान हो गया होता है। एक दिन कालू का बेटा रामू जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर कुछ फलों पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ के पास पड़े होते हैं। वो फट से नीचे आता है। वाह, इतने ज्यादा फल! मेरे तो मजे होने वाले हैं। ओ कव्वे, मजे तुम्हारे नहीं मेरे होने वाले हैं। मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। चील अंकल, आप मुझे छोड़ दो। मेरे बहुत सारे सपने हैं। मुझे मत मारो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। चील कौवों का शिकार नहीं करता था, क्योंकि कौवे का मांस चीलों को पसंद नहीं था। वह ऐसा सिर्फ रामू को डराने के लिए कर रहा था। अच्छा, तो तुम जीना चाहते हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मेरा एक काम करो। तुम जंगल रोज किसी न किसी पंछी को जाकर कहोगे
कि जंगल में एक सुखवाती पेड़ है। जो भी पंछी उस पेड़ के पास जाता है वो पेड़ उसे रंग बिरंगे फल देता है। इस तरह मैं आने वाले पंछियों का शिकार किया करूंगा और तुम्हें फल भी मिलता रहेगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे छोड़ दो। फिर चील रामू को छोड़ देता है। और हाँ, याद रहे, तुमने रोज एक या दो पंछियों से ज्यादा किसी और पंछी को नहीं बताना। मैं ज्यादा से ज्यादा दो पंछियों को काबू कर सकता हूँ। और हाँ, सोनू चिड़िया को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। वो बहुत तेज है, वो मेरा काम खराब कर देगी। फिर रामू वहां से चला जाता है और चील पेड़ के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ नीलो बीमार पड़ जाती है और उसकी बेटी पिंकी उसके लिए भोजन लेने जाती है। पिंकी बहुत मासूम थी, उसे भोजन लाने का कोई तजुर्बा नहीं होता। वो सांस लेने के लिए एक जगह रुकती है। माँ बहुत बीमार है और माँ ने कल से भोजन भी नहीं किया। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो भोजन मिल ही नहीं रहा। इतने में वहां एक सुखवाती पेड़ नमूदार हो जाता है। पिंकी बेटा, तुम मेरे ऊपर से फल तोड़ दो और जाकर अपनी माता को खिला दो। फल खाने से तुम्हारी माता ठीक हो जाएंगी। सुखवाती पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये फल देकर मुझ पर बहुत कृपा की है। पिंकी, मैं तुम्हारे जैसे साफ दिल और मजबूर पंछियों की मदद करने के लिए ही हूँ। तुम्हें जैसे ही किसी चीज की जरूरत हो तुम मेरे पास आ सकती हो। और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। फिर पिंकी चिड़िया फल लेकर वहां से चली जाती है। पिंकी माता को फल खिलाती है जिससे नीलो ठीक हो जाती है। फिर पिंकी नीलो को सारी बात बताती है। बेटी, तुम कल फिर उस पेड़ के पास जाना और उसे कहना कि वो हमें अपने घर वालों से मिलवाने का कोई उपाय बता दे। अब तुम्हारी शादी भी तो करनी है और मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। उधर रामू रोज किसी न किसी पंछी को खूंखार चील के पास ले जाता है जिसे चील अपना शिकार बना लेता है। जंगल के पंछी खत्म होते जा रहे थे। रामू नीलो की सास के पास जाता है जो अकेली रहती है और वो नीलो को बहुत याद करती है। माता, आपको भोजन ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती होगी। मैं आपकी ये परेशानी दूर कर सकता हूँ। बेटा, जीते रहो। क्या तुमने मेरी बहू और पोती को देखा है? मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। मेरा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बुढ़िया, परेशान ना हो। मैं तुम्हारी चिंता हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। नहीं माता, नीलो की तो कोई खबर नहीं कि वो कहाँ गई। रामू नीलो की सास को पेड़ का पता बताकर वहां से चला जाता है। अगले दिन पिंकी सुखवाती पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। पिंकी बेटी, तुम्हारी दादी तो इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। तुम उसे बचा सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम रह गया है। जल्दी से जाओ और अपनी दादू माँ को बचा लो। पिंकी जल्दी से पेड़ के बताए हुए पते पर रवाना हो जाती है। रामू ठीक कह रहा था, यहाँ तो वाकई ही लजीज फल हैं। चलो इन्हें खा लेती हूँ, बदन में कुछ ताकत आ जाएगी। जैसे ही वो फल की तरफ बढ़ती है, खूंखार चील नीलू की सांस को दबोच लेता है। तभी पिंकी भी वहां आ जाती है। वाह, आज तो रामू ने दो दो पंछियों का शिकार भेजा है। चील जी, आप मुझे खा लो, मेरी माता को छोड़ दो। पिंकी चील की बहुत बेनती करती है। पिंकी की दादू उसे बताती है कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। इस तरह दोनों को दुखी देखकर चील को दोनों पर दया आने लगती है। ऊपर वाले की कृपा से चील का दिल नर्म पड़ जाता है। तुमसे ज्यादा चिंतित पंछी मैंने आज तक नहीं देखे। बस मैं बहुत जालिम हूँ, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए दया कैसे आई ये मैं नहीं जानता। इससे पहले कि मैं फिर खूंखार बन जाऊं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ।
पिंकी अपनी दादी माँ को साथ लेकर अपने घर ले जाती है। पिंकी माता को सारी बात बताती है। पति की मृत्यु का सुनकर नीलो को बहुत दुख होता है। नीलो की सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अब रामू खूंखार चील के पास जाता है तो चील रामू से बहुत गुस्सा होता है। तुम जिन पंछियों को लाए थे मैंने उन्हें आजाद कर दिया है। उन पंछियों ने तो मुझे बहुत दयालु बना दिया। इतने दुख मैंने आज तक नहीं सुने। अभी मुझे सख्त भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से शिकार लाओ। रामू सीधा अपने घर जाता है। चील आज बहुत ही गुस्से में है, पर मैं शिकार कहाँ से लाऊं? नीलो की साहस ही रह गई थी जिसे चील ने आजाद कर दिया। ऐसा करता हूँ, माता पिता को ले जाता हूँ। अब बूढ़े हो गए हैं, इन्होंने और जीकर क्या करना है। अपने बेटे की जगह बलि दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं अकेला शादी करके अपनी पत्नी के साथ यहाँ रह लूंगा। रामू कालू और गोरी को फल का लालच देकर चील के पास ले जाता है। रामू, तुम्हें शिकार के लिए सिर्फ कौवे ही मिले थे। मैं कौवे का शिकार नहीं करता, इसलिए ही तुम आज तक जिंदा हो, वरना मैंने कब का तुम्हारा शिकार कर लिया होता। क्या रामू, तुम हमें यहाँ चीलों का शिकार होने के लिए लाए थे? तुम अपने माता पिता की जान लेने वाले थे। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? क्या रामू, ये तुम्हारे माता पिता हैं? तुम तो मुझसे भी बड़े जालिम निकले। तुमसे अच्छी तो वो पिंकी है जो अपनी दादी माँ को बचाने के लिए खुद की बलि दे रही थी। चील की ये बात सुनकर तो कालू और गोरी को और दुख होता है। जब कालू के बेटे रामू की हरकत का नीलो और उसकी सास को पता चलता है तो उसकी सास नीलो से आंखें नहीं मिला पाती। वो जान गई होती है कि सब कुछ बेटे ही नहीं होते, बल्कि बेटियां भी माँ बाप के दुख दर्द में बेटों से 2 कदम आगे होती हैं। पिंकी अपनी माता का सर फख्र से ऊंचा कर देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं रखना चाहिए, बल्कि दोनों को एक निगाह से देखना चाहिए।